अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैं जो भी आपको कहानी सुनाता हूं, वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसका मकसद होता है ज़िंदगी के उन पॉजिटिव चीज़ों को देखना, समझना और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके पॉजिटिव बनाना कि हर हालात का डट के मुकाबला करना। दुख, मुसीबत, परेशानी, ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन को हैंडल करना, घबराना नहीं। हर कहानी के अंदर एक मैसेज होता है। और बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में और मेरे व्हाट्सएप पे अक्सर लोग बड़े लंबे लंबे मुझे मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं कहानी तो थी, लेकिन उसके अंदर जो आपने पॉजिटिव बात समझाने की, बताने की कोशिश की, वो ज़रूर हमने पिक कर ली और उस पर अमल भी किया। तो शुरू में ही आज कहानी में मैं यही कहूँगा, पॉजिटिव चीज़ों को पिक किया करें। हर वो बंदा जो आपको मोटिवेशनल बात करे, जो आपको समझाने की बात करे, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, दूसरों को साथ लेके चलना है, हर उस बात को पिक करना है। तो हर कहानी में से भी पॉजिटिव चीज़ों को, आपने पॉजिटिव एनर्जी को पिक करना है। आज की कहानी मुझे भेजी है फ़र्रुख अहमद ने। फ़र्रुख अहमद कहते हैं, मैं एक जॉब करता हूँ, शादी होने वाली है, लेकिन आपकी स्टोरीज़ दिन रात जब भी ज़िंदगी में मौका मिलता है, अपने कमरे की लाइट्स बिल्कुल धीमी करके, कानों में हेडफोन लगा के आंखें बंद करता हूँ और बैठ जाता हूँ या लेट जाता हूँ और आपकी स्टोरी सुनता हूँ। अक्सर मेरे जो पापा हैं कमरे में, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, आते तो मुझे इस अंदाज में देखते वापस जाने लगते जैसे मैं सो रहा हूँ। तो मैं पूछता, जी पापा आप आए थे? तो कहते तुम तो सो रहे थे। तो मैं उनको कहता, नहीं मैं स्टोरी सुन रहा था। ऐसे 2-3 दफ़ा जब बात स्टोरी की हुई तो मुझसे पूछ बैठे, भाई क्या कहानी? आज के दौर में भी हैरान हूँ, नौजवान स्टोरी सुनते हैं, लोग तो देखते हैं, वीडियो चल रही होती है, आंखें बंद करके आप सुन रहे हो, तो ये क्या माजरा है? तो मैंने वाले साहब को कहा, आप, उन्होंने फ़र्रुख अहमद कहते हैं कि मैंने कहा जी एक मज़हर मलिक हैं, वो इस तरह कहानी सुनाते हैं, बंदा उस कहानी में खो सा जाता है और इस तरह। तो मैंने वाले साहब को कहा, आप सुनना चाहेंगे? वो भी हैरान हुए, उनका भी दिल कर रहा था कि मैं उनको सुनाऊं। तो मोबाइल और इन चीज़ों से बड़ा दूर रहते हैं, है उनके पास मोबाइल, लेकिन नेट वगैरह कम यूज़ करते हैं, यूट्यूब वगैरह। मैंने एक कहानी उनको सुना दी तो उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुननी शुरू कर दी। उसके बाद एक दिन मेरे पास बैठे और कहा, मेरी ज़िंदगी की भी एक सच्ची कहानी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। कुछ लोग हैं जो इस कहानी से वाकिफ़ हैं, मेरे माँ बाप स्पेशली, लेकिन मैंने आगे कहा था बच्चों को ये कहानी आगे ना बताएं। लेकिन आज इन कहानियों को सुनने के बाद दिल कर रहा है कि मैं भी अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊं और तुम ये कहानी आगे भेजो। मज़हर मलिक से कहो, अगर उसको अच्छी लगे तो इसको अपने OCS में शामिल करें। मैंने कहानी सुनी, मुझे कहानी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। फ़र्रुख अहमद ने भेजी है और उनके वाले साहब का नाम में भी अहमद आता है, इसलिए मैं मुख्तसर फ़र्जी, आधा नाम असली है आधा फ़र्जी, अहमद ख़ान कर देते हैं। उनका नाम अहमद के आगे कुछ और है, तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैं अहमद ख़ान लिख लेता हूँ। अहमद ख़ान इंडिया में रहते हैं। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देख चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी की जहाँ इंसान के पास यादें होते हैं, वहाँ उनकी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। वो कहते हैं, जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुआ तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पहले मैंने नहीं सोची थी। कॉलेज लाइफ में दाखिल होते ही उन तमाम बातों को आप सोचना शुरू कर देते, जैसे कि वो मज़ार जो मेरे कॉलेज और घर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद था। जब मैं अपने घर से कॉलेज के लिए रवाना होता तो आधा ही रास्ता तय किया होता तो मेरे उल्टे हाथ पे वो मज़ार आ जाता और उस मज़ार को क्रॉस करके फिर आधा ही सफ़र बच जाता था, मैं अपने कॉलेज पैदल चलते हुए पहुंच जाता था। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा होता था जब भी मज़ार आता तो मैं समझ जाता पैदल चलते हुए आधा सफ़र मुकम्मल हुआ। वो किसका मज़ार था? उसके अंदर जो बड़ी सी कब्र थी, किसकी थी? सुनने में यही आया था कि अल्लाह के कोई बहुत ही बरगज़ीदा नेक बुजुर्ग थे जिनकी वो कब्र थी। बड़ा सा एक सब्ज गुंबद बना हुआ था, गोल सा, जिस तरह अमूमन मज़ारों पे बनाया जाता है। चंद सीढ़ियां थीं, 4-5 स्टेप सीढ़ियों के चढ़ते थे तो ऊपर एक राहदारी सी आ जाती थी, छोटी सी। उस राहदारी से गुजरते थे तो अंदर एक
कब्र मौजूद थी जिस पे लोग आके मन्नतें मानने वाले चादरें चढ़ाते थे। ऊपर गोल सी उसकी ऊंची सी, काफी ऊंची एक गोल सी छत थी। उस छत के ऊपर उसी तरह कशीदा कारी की गई थी जैसे इस तरह के मज़ारात के ऊपर कशीदा कारी की जाती है। ईंटें, पत्थर या वो जो बनाया जाता था अपने दौर के हिसाब से उसी तरह बनाया गया था। इसको लाइनें मार के खूबसूरत बनाया गया था। बाहर जो इसका अहाता था, जहाँ पे ये सब्ज़ गुंबद दरमियान में मौजूद था, जिसके अंदर कब्र थी, मकबरा था जो, इसके इर्द गिर्द ईंटें लगाई गई थी, उस दौर की बेहतरीन ईंटें। और जहाँ पे ईंटें ख़त्म होती थी वहाँ पे कच्ची ज़मीन शुरू हो जाती थी। इस मकबरे के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में चारपाइयाँ पड़ी होती थीं, काफ़ी ज़्यादा चारपाइयाँ। ये उन लोगों के लिए होती थी जो अपने मरीज़ों को लेके इस मज़ार पे आते थे और उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था। तो उस वक्त रहने के लिए तो इतने कमरे, होटल करीब नहीं होते थे और ये गरीब लोग होते थे जो दूर दराज के इलाकों से आए होते थे। तो इसलिए वो अपनी रात बसर करने के लिए उन चारपाइयों पे जैसे कैसे गुजारा करते थे। और जब सुबह होती थी तो वो जो एक बहुत बड़ा सहन सा था जिस पे ईंटें लगाई गई थी, वहीं पे वो मौजूद होते, बैठे रहते। और जब लंगर तकसीम होता, मुफ्त खाना तकसीम होता, तो वो खाना खाते और अपने मरीज़ का वहाँ पे इलाज कराते। मैं एक लफ्ज़ को दो दफ़ा क्यों बोलता हूँ, लंगर को खाना तकसीम क्यों? बहुत सारे लोग जो यूरोप में, अमेरिका में, इस तरह के मुल्कों में मेरी स्टोरी सुन रहे होते हैं, जो लफ्ज़ों से, शब्दों से वाकिफ़ नहीं होते, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लंगर खाते और यूं अपने प्यारों का इलाज कराते। इलाज क्या कराना था? ये मज़ार वैसे तो हर तरह की मन्नत के लिए मशहूर था, लेकिन दो ऐसी मन्नतें थीं जिनके बारे में बहुत दूर दराज से लोग अपनी इन दो मन्नतों को पूरा करने के लिए आते थे, जिसके लिए दरबार मशहूर था। वक्त बदला, हालात बदले, अब तो वो मज़ार भी वहीं मौजूद है, उसके बाहर क्या कुछ है। उस वक्त इतना रश नहीं होता था। अहमद खान कहते हैं, एक मन्नत थी जिसकी भी शादी नहीं होती थी, वो इस दरबार पे आके मन्नत मांगता था। ये मन्नत मांगता था कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं आके चादर चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। और बहुत सारे लोगों की वहां पे शादियां जब हुई तो ऐसी भी दुल्हनें वहां पे पहुंची जो दुल्हन के लिबास में मौजूद थी, लेकिन क्योंकि मन्नत पूरी हो गई थी, काफ़ी अरसे तक जब शादी नहीं हुई और मन्नत मांगने पे शादी हो रही थी, तो देखा गया कि दुल्हन का भारी भरकम लिबास पहन के इस दरबार पे आई और अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में चादर चढ़ाई, अंदर गुंबद में गई और उस कब्र मुबारक पे चादर चढ़ाई, उस बुजुर्ग नेक हस्ती के ऊपर जिसने मन्नत पूरी की थी। इससे हट के मैं कहानी सुना रहा हूँ, कब्रों पे चादरें चढ़ाना, मन्नतें मनना, ये एक अलग टॉपिक है। इसकी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करता होता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टोरी सुनाना मकसद है। दूल्हा भी ऐसे कई आए जो दूल्हा बने हुए थे, उस दौर के वो जो लिबास पहनते थे, सेहरे पहनते थे, सेहरे पहन के आए, लेकिन अपने घर वालों के साथ पहले आके उन्होंने चादर चढ़ाई मन्नत पूरी होने की खुशी में, और उसके बाद वापस अपनी बारात को लेने के लिए पहुंचे। ये ताना बाना बंधा रहता था, दुल्हन का भी, दूल्हे का भी। कई लोग वैसे भी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते थे, लेकिन उस दिन लोग भी देखते थे जब दूल्हा उसके साथ बारात या दुल्हन उसके साथ बारात भी होती थी, लोग होते थे और वो मन्नत मांगने की खुशी में जो पूरी हो चुकी थी चादर चढ़ा रहे होते, तो और दूर दूर तक बात फैल जाती कि इस बात का सबूत है आज दुल्हन आई थी, मतलब उसकी मन्नत पूरी हुई। आज दूल्हा आया था, मतलब उसकी मन्नत पूरी हुई। एक ये मन्नत थी जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी यहाँ पे, जो भी शादी की ख्वाहिश करके मन्नत मांगे पूरी होती है। और दूसरी मन्नत थी जिनके भी बेटी, बेटे, रिश्तेदार, माँ बाप, बूढ़े बच्चे, किसी को भी जिन्नात अगर कब्ज़ा कर लेते, उनके जिस्म पे काबिज हो जाते, आसेब का उन पे हमला हो जाता, जिन्नात उनके वजूद के अंदर दाखिल हो जाते, तो वो उन जिन्नात को निकलवाने के लिए इस दरबार पर लेकर आते।
और एक दिन में ऐसा नहीं होता था कि वो अपनी बेटी को या बेटे को लेके आए हैं जिसके अंदर जिन की हाजिरी होती थी और उसी दिन उसको शफा मिल गई। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ उनको कई दिनों तक रहना पड़ता था। लोगों का कॉन्सेप्ट ये था, जिसको मेरी माँ भी मानती थी, कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो बरगजीदा हस्ती इस कब्र के अंदर मौजूद हैं, ये अपनी करामत से जो भी आसेब ज़दा, जो भी ला इलाज जिनों का, ला इलाज मरीज जिसने हर जगह से जिन निकलवाने की कोशिश की और जिन नहीं निकल सका, जब वो यहाँ पे आते थे, हफ्ता 10 दिन 5 दिन जब रहते थे, तो वही बरगजीदा हस्ती ऐसा कुछ सजाएं देती थी उन जिन्नात को, जिसकी वजह से जिन्नात उस वजूद को छोड़ देते थे। अक्सर उस दरबार पे ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते थे। एक लड़का है जिसने ज़िंदगी में सीधा बड़ी मुश्किल से चलता होगा, वहाँ लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो उल्टा चल रहा था, पाँव के ऊपर नहीं, अपने हाथों के ऊपर चल रहा था। टांगें उसने ऊपर की हुई थी, पाँव उसने ऊपर किए हुए थे, सर और हाथ नीचे किए हुए थे और हाथों के ऊपर चल रहा था जैसे कोई जिम्नास्टिक कर रहा हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का ज़िंदगी में इससे पहले कभी चला था या ऐसे चल सकता है। उसके वालिदैन भी हैरान होते थे इस बात पे, उस लड़के को इस तरह चलता हुआ देख के, ये कैसे चलता हुआ जा रहा है। उनसे पूछा जाता कि आपका बेटा पहले भी कभी ऐसे ज़िंदगी में चला था? उल्टा, सर के बल, हाथों के ऊपर, पाँव की जगह पे हाथों पे चल रहा। तो वालिदैन कहते हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ये इसी बुजुर्ग की ही करामत है कि ऐसा चल रहा है। तब लोगों का मानना ये था, और लोग वहाँ पे जो मौजूद होते मजावर, वो मजावर कहते, वो जो बुजुर्ग पर्दा नशीन हैं, वो अपनी करामत से उस शैतान को, उस जिन को सज़ा दे रहे हैं, इसको उल्टा चला के, ताकि उसके हाथ जलें, ताकि उसको सज़ा मिले और वो इसके वजूद को छोड़ दे। और अक्सर ऐसा ही होता कि जितने भी लोग आते शफा याब होके जाते, जिस भी मरीज़ को लेके आते मरीज़ ठीक होके ही यहाँ से जाता। अहमद खान कहते हैं मैं नौजवान था, उन दिनों कॉलेज जाता था, उससे पहले भी बहुत दफ़ा सुन रखा था माँ से। माँ बताती थी हाँ ये सच है। मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, माँ मैंने आज देखा एक बंदे को इस तरह उल्टा चलते हुए, माँ मैंने लड़की को ऐसे कलाबाजियाँ खाते हुए देखा, ये क्या है? उस वक्त तो मेरी माँ टाल देती, मैं छोटा था। जब मैं कॉलेज आना शुरू हुआ तो मेरी माँ ने कहा हाँ बेटा ये सच है, उन पे जिन्नात का साया होता है। वो कलाबाजियाँ इसलिए खा रही होती हैं कि वो नेक बुजुर्ग हस्ती उनको सज़ा दे रही होती है उस मखलूक को जो उनके वजूद के अंदर है, ताकि उस वजूद को छोड़ दे, और वो यूं शफायाब होके जाते। अब मैं और मेरे दोस्त नौजवान थे, अक्सर ऐसे वाक़यात को बहुत खुश होकर देखते थे। हमारे लिए ऐसे वाक़यात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी, लेकिन वालिद साहब हमारे बहुत ही उलट मिजाज के थे। वो जिन भूत प्रीत और इस तरह की बातों को कतअन नहीं मानते थे। उनका कहना यह था कि दरबार के ऊपर जाके चादर चढ़ाना ये सब ऐसी ही बातें हैं। चादर चढ़ाना, मन्नतें मांगना और इस तरह की बातों को वो नहीं मानते थे, इसकी नफ़ी करते थे। जबकि मेरी माँ मानती थी और अकीदत रखती थी। और लोगों को मैंने और मेरे दोस्तों ने देखा था यहाँ पे अजीब व गरीब हरकतें करते हुए, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर हम देखते कि वो ठीक होके जा रहा है। वो बंदा, वो बंदी जिसको हमने अजीब हरकतें करते देखा था, क्योंकि हम हैरान ये होते थे कि ये बंदा पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है इस तरह करके दिखाया आम जिंदगी में, तो ये कैसे कर सकता है। तब हमें यकीन आता ये जिन्नात ही करा सकते हैं, ये खुद से नहीं कर सकता। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। कई आते लड़कियां लड़के, देखते बैठते चले जाते। इसी तरह एक दिन मैं अपने घर से कॉलेज के लिए रवाना हुआ। कॉलेज गया, क्लास ली, पढ़ा, और जब छुट्टी हुई वापस आ रहा था तो उसी दरबार से जब गुजरने लगा, राइट साइड पे देखा तो दरबार का वो इहाता जहाँ पे वो गोल दरमियान में गुंबद सा बना था, जहाँ पे कब्र शरीफ थी, मज़ार शरीफ था, और उसके बाहर जहाँ पे ईंटें लगी थीं और ईंटें भी जाकर ख़त्म होती थीं, सब्ज़ कलर की ईंटें, जहाँ पे वो सुर्ख कलर की ईंटें जब ख़त्म होती थी तो कच्ची ज़मीन शुरू हो जाती थी। उसी कच्ची ज़मीन पे एक लड़की बैठी थी, दीवार के साथ टेक लगाए, हाथ उसने इस अंदाज में, जिस तरह अक्सर मैं बात करते बंद करते हैं, इस तरह मुट्ठियां एक दूसरे के अंदर जकड़ लेते हैं, हाथों में हाथ डाल के मुट्ठी बंद कर लेते हैं, इसी तरह उसने मुट्ठी जकड़ी हुई थी, सर नीचे की तरफ किया हुआ था। उसने सर पे जो दुपट्टा लिया हुआ था सफ़ेद कलर का, उसको इस अंदाज में आगे भी मुंह पे गिराया था कि मुंह छुप रहा था,
और उस दुपट्टे ने उसके पूरे वजूद को लपेट रखा था, लेकिन हाथों को देख के दूर से ही महसूस होता था बहुत ही गोरे चिट्टे, बहुत ही खूबसूरत हाथ हैं। बावजूद इसके अपने जिस्म को ढांप बैठी थी, फिर भी लगता था कि ये एक लड़की बैठी है। इसने हाथों को ऐसे बंद किया हुआ है, सर नीचे झुकाया हुआ है। एक आम सी बात थी, ऐसे कई लोग ऐसे आते थे। मैंने भी उस लड़की को देखा और घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने उस लड़की के सिर्फ हाथ देखे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि काफ़ी खूबसूरत हाथ थे, बहुत सफ़ेद, सुर्ख और सफ़ेद हाथ। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए रवाना हुआ और उसी रास्ते पे चलता हुआ जब उस दरबार के करीब पहुंचा, तो वैसे रोज़ ही निगाह पड़ती थी। उसकी वजह ये थी, सुबह कॉलेज जाते हुए भी, वापसी पे भी मेरी निगाह अंदर इसलिए भी मैं देखता था कि कुछ ना कुछ मुझे अजीब नज़र आता था। कभी कोई कलाबाजियाँ लगा रहा है, कभी कोई धमाल डाल रहा है, और अक्सर ऐसा भी मैं देखता था कि लड़की या लड़का ज़ोर ज़ोर से चीख रहे होते, अकेले वालिदैन इर्द गिर्द मौजूद होते और वो कह रहे होते, नहीं जाऊंगी, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अब इसी के साथ रहूंगी। या अगर लड़का होता तो उसके अंदर भी कोई फीमेल बोल रही होती, लड़की होती तो उसके अंदर कोई मर्द की आवाज़ आ रही होती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये अब मेरी है। और मैं हैरान होता, लड़की के अंदर मर्दाना भारी भरकम आवाज़ आ रही होती, बोल वो लड़की रही होती थी, लेकिन अंदर से कोई मर्द बोल रहा होता, नहीं जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब ये मेरी है। तो मैं जिस स्पीड से चलता हुआ आता था, तो मेरी रफ्तार बिल्कुल आहिस्ता इसलिए हो जाती थी कि वो आवाज़ें, वो मंज़र जो सामने नज़र आ रहे होते थे, मैं वो देखते तो बाज़ों का तो मैं रुक भी जाता था देखने के लिए, कुछ सेकंड कुछ मिनट देखता रहता और फिर मैं आगे घर चला जाता। तो इसलिए रोज़ ही देखना होता था। आज जब मैं सुबह अपने घर से निकला और उसी दरबार के करीब पहुंचा, तो फिर निगाह उसी तरफ गई कि आज क्या मंजर है। कुछ ख़ास तो नहीं था, सर्दियों के दिन थे, कुछ मज़ावर धूप में बैठने की कोशिश में थे और वो लड़की वहीं पे उसी जगह पे मौजूद थी जहां मैंने कल उसको देखा था, लेकिन आज ये था उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा हुआ था। आज वो जो कल ढांपा हुआ था दुपट्टे से, उसने चेहरा आज क्लियर था, और जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। अभी भी वो नीचे बैठी ज़मीन को घूर रही थी, कल वाले ही अंदाज में बैठी थी। फ़र्क सिर्फ ये था, आज वो जो दुपट्टा चेहरे के आगे आया हुआ था, आज उसने ऊपर किया हुआ था सर पे, जिससे चेहरा क्लियर था। वो दूर बैठी लड़की बहुत हसीनो जमील नज़र आ रही थी। हाथों से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन आज चेहरा देख के अंदाज़ा हुआ, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, बहुत ही हसीनो जमील लड़की थी। उस लड़की को देखने के लिए मैं रुका, लेकिन वो उसी तरह ज़मीन पे बैठी देख रही थी, वो दुनिया और जहां से बेखबर। मैं खड़ा उसको देखता रहा, कुछ सेकंड देखा, लेकिन उसी तरह देखती रही, और कमाल खूबसूरती थी उसके अंदर। लेकिन मुझे कॉलेज जाना था, आगे बढ़ना था, यूं मैं आगे बढ़ गया। कॉलेज पहुंचा, अपनी क्लास ली, सारा दिन दोस्तों के साथ गपशप की, क्लास ली, और जब छुट्टी हुई कॉलेज से, तो मेरे दिमाग में वो खूबसूरत लड़की मौजूद थी कि मैं उसको देखूं, जिसको मैंने सुबह देखा था। तो आज तेज तेज चलता हुआ मैं जैसे ही दरबार के करीब पहुंचा, अंदर मैंने झांका उसी जगह पे जहां पे वो मुझे सुबह बैठी हुई नजर आई थी। अब उस जगह पे कोई भी नहीं था। दरबार में अभी भी लोग मौजूद थे, सर्दियां थी, धूप अच्छी लगती थी, धूप आज निकली हुई थी। वो जगह खाली थी जहां कल वो लड़की बैठी थी। कुछ दूर दराज से आए लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो हसीन चेहरा लड़की नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा, मैंने उसे देखना है, मैं बेचैन हूं, बहुत खूबसूरत है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नज़र आ जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पे भी वो नज़र ना आई। कुछ मजावर, अब मजावर की मैंने बात की, वहाँ पे जिस तरह गद्दी नशीन होता है, मजाजर लफ्ज़ है या मजावर, मैं भूल रहा हूँ, तो इसी तरह जिस तरह गद्दी नशीन होते हैं, तो वहाँ पे गद्दी नशीन होती है। दरबार के अंदर मजावर मौजूद जो होते हैं, वो देखभाल करने वाले होते हैं। लोग आए हैं, उनको लंगर देना है, देखभाल, ये वो सारा कुछ।
रात को ये दरबार देखने वाला होता था। इतनी दिए जलाए जाते थे, इतनी रोशनी की जाती थी, दियों के हर तरफ दिए ही दिए जल रहे होते थे। अक्सर मन्नत मांगने वाले भी दिए जला रहे जाते थे, मजाजर जो थे वो भी वहाँ पे दिए जलाते थे। चरागा ही चरागा होता था, ऐसे रोशन होता था रात को दरबार, ये देखने वाला होता था। लेकिन आज मुझे वीरान लगा क्योंकि वो हसीन चेहरा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जब इधर उधर देखा, मुझे कहीं नज़र ना आई तो मैं घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन दिल थोड़ा सा अजीब सा हो गया, काश मैं उसको देख सकता। वो बहुत खूबसूरत थी, कुछ तो उसके अंदर कशिश थी, कुछ तो उसके अंदर ऐसा था कि मैं उसको फिर देखने के लिए बेचैन था। मेरे कॉलेज में भी लड़कियां थी, मैं इर्द गिर्द भी लड़कियां देखता था, शहर में और भी लड़कियां थी, लेकिन उसमें कुछ तो था। हसीन व जमील तो थी लेकिन फिर भी कुछ तो था। लेकिन अगले दिन छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था, और यूं मैंने छुट्टी का दिन अपने घर गुजारा। नेक्स्ट डे मैंने कॉलेज जाना था। घर से निकल के चलता हुआ जब मैं उस दरबार की तरफ पहुंचा तो मुझे लगा वो मौजूद होगी। मैंने दरबार में इधर उधर देखा, वो कहीं पे भी नहीं थी। मुझे लगा वो भी अपने किसी मरीज को शायद लेके आई थी, उसकी फैमिली, रिश्तेदारों या किसी भी मिलने वालों के साथ वो आई थी। वो भी इलाज की गर्ज से शायद यहां पे आए थे। अक्सर आते रहते थे, पीछे पड़ी जो चारपाइयाँ थी वहीं रात को सोते, और जब सुबह उठती, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, जो लंगर बढ़ता था सुबह दोपहर शाम को, वही खाते और गले में पैसे डाल जाते थे। लंगर मुसलसल चलता था, सुबह को भी, दिन को भी, रात को भी। और चाहते हुए सुबह कॉलेज जो मैं रुका, उस लड़की को इधर उधर देख रहा था, यहां तक कि मैंने हर तरफ झांक के देखा हूं, कहीं नहीं थी। तो मेरे दिल ने कहा इसका मतलब है वो अपने किसी रिश्तेदार या ख़ानदान के लोगों के साथ आई थी अपने किसी प्यारे का इलाज करवाने के लिए। उनका इलाज हो गया होगा, तो लगता है वो चली गई, अब वो नहीं होगी। क्योंकि कल तो छुट्टी थी, जो गुजरा हुआ कल था, और उससे एक दिन पहले जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तब भी वो मौजूद नहीं थी। आज भी मैं कॉलेज जा रहा हूं, वो नहीं है, इसका मतलब है चली गई है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आना जाना तो लगा रहता है। मैं ऐसा खड़ा क्यों सोच रहा हूं? मेरे दिल ने कहा तेरे अंदर उसकी कशिश पैदा हो गई है, तेरे अंदर बेचैनी है उसको देखने की। लेकिन यहां तो कोई रुकता नहीं है, अपने इलाज के लिए आता है। पता नहीं किस इलाज से आए थे, कौन सी आए थे मन्नत मांगने? शादी की मन्नत थी, किसी प्यारे के अंदर जिन्नात थे, या कौन सी मन्नत थी जो यहाँ पे पूरी करनी थी? खैर, मैं ये बातें सोचता हुआ कॉलेज पहुंच गया। आज कॉलेज में मैं सोच रहा था, अच्छा होता मुझे नज़र आ जाती। यार बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन थी उसके अंदर, ऐसी कशिश थी उसके अंदर, खूबसूरती कमाल, और ऐसी कशिश कि मैं खींचा चला जा रहा था उसकी तरफ। मैं अपने कॉलेज का सारा दिन गुजारा, लेकिन मेरा दिमाग उस लड़की की तरफ रहा। लेकिन वो अब जा चुकी थी। खैर, मुझे दिमाग से उसको झटकना ही पड़ा, उन ख्यालात को निकालना ही पड़ा दिमाग से जो उस लड़की के बारे में आ रहे थे। छुट्टी हो गई, मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जब मैं घर की तरफ आ रहा था, मुझे पता था वो जा चुकी है, लेकिन दरबार पे एक आदत सी थी, दरबार के अंदर झांकना। आज शायद फिर से किसी के अंदर हाजिरी हो रही हो, आज फिर से अंदर किसी के अंदर जिन हाजिर हुआ हो सकता है कोई दुल्हन फिर कोई अपनी दुल्हन के लिबास में चादर चढ़ाने आई हो मन्नत पूरी होने पे। हो सकता है एक नौजवान लड़की या नौजवान लड़का मन्नत ही मांगने आया हो कि मेरी शादी हो जाए, मैं चादर चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। कुछ भी हो सकता है। ऐसी सरसरी सी निगाह मारी तो देखा उसी ही जगह पे, उम्मीद नहीं थी जहां उसको बैठे देखा था, वहां उसको खड़े हुए देखा। और इस अंदाज में खड़े हुए देखा कि दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, इससे पहले शायद मैंने अपने दिल को इतना तेज धड़कते हुए महसूस नहीं किया था। आज दुपट्टा उसके सर पे तो था, लेकिन आज वो जिस अंदाज में खड़ी थी वो बहुत हसीन व जमील तो आज भी लग रही थी, लेकिन इतनी स्मार्ट थी, इतनी स्लिम एंड स्मार्ट। कोई ख़ास महंगे कपड़े नहीं पहने थे, उसके बावजूद जैसे भी कपड़े पहने थे उसके अंदर उसका वजूद इतना खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी परिस्तान से आई हुई परी हो। मैंने इधर उधर ऐसे देखा जैसे क्या मेरे अलावा भी कोई इस खूबसूरत सामने खड़ी
परिस्तान से आई परी को देख रहा है, तो मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जिस जगह वो खड़ी थी उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं था, दूर कोई मजाजर और कुछ और लोग बैठे हुए थे। लेकिन मैंने जब इधर उधर देखा, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैं ही देख रहा हूं। और मैंने इधर उधर देखने के बाद जैसे दोबारा उस लड़की की तरफ देखा, तभी मेरी आंखों ने देखा वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी, मुझे ही घूर रही थी। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जिसको देखने के लिए मैं रुका था। दिल ने सरसरी का शायद कुछ आज नज़र आ जाए, वो तो चली गई। लेकिन इस तरह उसका नज़र आ जाना, खड़े होना और उसके बाद मेरी तरफ देखना, मेरी दिल की धड़कन पहले ही तेज़ हो गई और शदीद तेज़ हो गई। और बहुत खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। आज जिस जगह पे वो खड़ी थी मुझसे बहुत दूर नहीं थी उसका, और मेरा फासला बहुत कम था। जहाँ पहले बैठी होती थी उस जगह पे फासला उसका मेरा ज़्यादा होता था। अब वो मेरे करीब खड़ी थी, लेकिन मैंने उस आंखों में उदासी को देखा। उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, हाँ चेहरे पे बला की खूबसूरती थी। मैंने ज़िंदगी में इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उदास आंखों वाली। उसको किस चीज़ की परेशानी थी, उसको किस चीज़ की उदासी थी, मैं नहीं जानता था। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी दिल की धड़कन जो और तेज़ हो गई थी, मुझसे रहा ना गया। मेरे दिल ने कहा तुम्हें चले जाना चाहिए, वो तुम्हें देख रही है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैं एकदम मुड़ गया। उसकी आंखों में उदासी के बावजूद कुछ ऐसी कशिश थी कि मैं उसकी आंखों की ताब ना ला सका और मुड़ गया, घर की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम तो घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल और मेरा दिमाग कह रहा है तो तू पागल है, उसको रुक के देख। मेरे दिल ने वहीं पे मुझे कहा तू पागल है, तुझे इश्क हो गया है उससे, तू पागल है, तुझे प्यार हो गया है उससे। उसने आज तेरी तरफ देखा है, सिर्फ सरसरी नहीं देखा, तुझे वो घूर के देख रही थी। और थोड़ी देर देखने के बाद वो आंखें चुरा भी सकती थी, हटा भी सकती थी, चेहरा फेर भी सकती थी, फिर भी तेरी तरफ देखती रही है। इसका मतलब है उसकी आंखों में भी तेरे लिए कशिश थी। उसकी आंखें तुझे देखना चाहती थी, तभी वो तुझे देखती रही। उसने गुस्सा नहीं किया, चेहरा फेरा नहीं है। वरना अमूमन आप किसी लड़की की तरफ देख रहे हो और लड़की भी आपको देख ले तो वो जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, आंखें नीचे कर लेती है। लेकिन उसने तो आंखें नीचे नहीं की थी, वो भी तो मुझे तके जा रही थी, उसी तरह टिकटिकी बांधे देख रही थी जिस तरह मैं उसको टिकटिकी बांधे देख रहा था। तो फिर मैं चल क्यों पड़ा? मैंने दिल की बात उससे क्यों नहीं की? मुझे तो उससे प्यार हो गया था। मेरे कदम नहीं रुक रहे थे, दिल कह रहा था रुको रुको, दिमाग भी ऑर्डर दे रहा था रुको, मुड़ो, उससे अपने दिल की बात कहो। लेकिन जो दिल धक 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 इतनी जोर जोर से धड़क रहा था, वो कह रहा था नहीं मुझे डर लग रहा है, नहीं चलो 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 तुम यहां से चलो। बेशक तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, उससे सब कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। दिल कह रहा था मैं फट जाऊंगा, इतनी मेरी धड़कन तेज है, बस चलो चलो चलो। और यूं चलते चलते कब मैं घर पहुंच गया मुझे नहीं पता। वो मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी जब मैं सो नहीं सका। वो अपनी तरफ देखती हुई आंखें, वो हसीनो जमील परिस्तान से आई हुई परी जो मुझे मुसलसल देख रही थी, जिसको मैं दिल की बात नहीं कह सका था, जिसको मैं आई लव यू नहीं कह सका था, जो मेरे दिल में इस तरह समा गई थी, मेरे दिमाग पे साया सा बन गई थी। मेरा दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा था, अब फ़कत एक जुमला दिमाग और दिल में था, सुबह उठ और पहुँच उसको आई लव यू कह दे। नौजवान था, कुछ समझ नहीं आ रही थी ये कैसा प्यार था। एक लड़की को देखा, उसने मुझे देखा और मैं जाके उसको आई लव यू कह दूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहां तक कि रात सोचते सोचते सुबह हो गई, और जब आज मैं जल्दी उठा, वक्त से पहले कॉलेज जाऊंगा और उसको जाके दिल की बात कह दूंगा, मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो पता लगा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सर्दियों के ये दिन थे और बाहर तेज बारिश का मतलब यह है कि आज कॉलेज नहीं खुलेगा, कॉलेज बंद हो जाएगा। मेरे दिल ने डरना शुरू कर दिया, बारिश रुक जाए, अगर ये बारिश ना रुकी तो फिर मैं कॉलेज नहीं जा सकूंगा। और कॉलेज जब इतनी तेज बारिश होती तो अमूमन बंद हो जाता था। बारिश को देखा तो दिल डूबना शुरू हो गया, आज तो जाना बहुत ज़रूरी है। बैठ के इंतज़ार करता रहा बारिश रुक जाए। बारिश रुकने की बजाय तेज़ हुए जा रही थी, तेज़ हुए जा रही थी। फिर भी दिल ने कहा तू निकल, चाहे जैसा भी हो,
तुझे मिलना है, उस महजबीन से दिल की बात कहनी है। मैं तैयार होके वक्त से पहले निकलने ही लगा कि घर में मौजूद टेलीफोन की घंटी बजी और फ़ोन वालिद साहब ने उठाया। वो कुछ देर बात करते रहे, फ़ोन बंद किया और उसके बाद मेरे पास आया और कहा, अहमद ख़ान, आज तुम्हारा कॉलेज बंद है। तुम्हारे दोस्त की ही कॉल आई थी जो तो उसी कॉलेज के करीब रहता है। उसने कहा है अहमद को भी बता दें आज कॉलेज नहीं जाना, आज कॉलेज में तेज़ बारिश की वजह से छुट्टी हो गई है। मेरे लिए बहुत बुरी खबर थी। आज ही तो जाना था, आज ही तो दिल की बात कहनी थी। कर जो जिस डरपोकी का मैंने मुजाहरा किया था, आज उसको पूरा करना था। आज दिल की बात कहनी थी। वो तो सामने आ भी गई, देख भी लिया उसने, मुझे भी देख के नज़रें न हटा के ये सबूत दिया था। वो भी मुझे पसंद करने लगी है, उसको भी मैं अच्छा लगाऊं, तभी तो वो मुझे देख रही थी। आज तो मैंने कहना था उसको दिल की बात, तो ये बारिश बीच में से कहाँ से आ गई? लेकिन वालिद साहब ने कह दिया था तो अब मैं जा तो सकता नहीं था। सारा दिन इंतज़ार करता रहा। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं इस इंतज़ार में था कि वालिदैन इधर उधर हों और मैं किस तरीके चुपके से घर से निकलूं। और शाम के टाइम जब मुझे मौका मिला, मैं चुपके से घर से बाहर निकल आया। बारिश तो रुक चुकी थी, बूंदाबांदी अभी भी जारी थी। रिमझिम बारिश बरस रही थी। बारिश में भीगता हुआ मैं तेज़ चलता हुआ दरबार के करीब पहुंच गया और जैसे मेरे जहन में था वैसा ही मंजर था। दरबार के उस कच्चे फर्श के ऊपर, जहाँ पे ईंटें जाके वो सुर्ख ईंटें ख़त्म होती थी, कच्चा फर्श शुरू होता था, वहाँ पे पानी जमा हो चुका था। कोई बैठना या खड़ा होना चाहता तो खड़ा नहीं हो सकता था। आज तो कोई मजावर भी वहाँ पे नहीं था। आज वहां बंदा और बंदे की ज़ात ही वहां पे नहीं थी। पूरा दरबार वीरान पड़ा हुआ था। दिए भी कुछ अंदर की तरफ जल रहे थे, इक्का दुक्का, अंधेरे में डूबा हुआ। बिजली भी नहीं थी, लाइट भी गई हुई थी बारिश की वजह से। जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ था। जब उसको इधर उधर बाहर खड़े होकर मैंने देख लिया और वो महजबीन मुझे कहीं नजर ना आई, तो मैंने फैसला किया मैं अब अंदर जाऊं और अंदर जाके उस महजबीन को ढूंढूं। और यूं मैं उस दरबार के दरवाजे को खोल के, कई दफ़ा पहले भी जा चुका था, लेकिन आज धड़कते दिल के साथ जा रहा था, दिल की बात कहने, उस महजबीन से मिलने कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, देखते ही तुम्हें दिल दे बैठा हूँ। और जब मैं उस बारिश में भीगता, उस खड़े हुए पानी में छपक छपक आवाज़ पैदा हो रही थी। खड़े पानी में जब मैं पाँव रख रहा था, चलता हुआ इधर उधर मैंने हर जगह देख लिया, मुझे नज़र ना आई, तो मैंने कहा मुझे पीछे की तरफ जाके देखना चाहिए, जहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी होती थीं वो वहीं पे होगी। कल तो वो थी ना, तो वहीं पीछे होगी। और मैं चलता हुआ पीछे की तरफ गया तो पीछे काफ़ी बड़ा खुला सा मैदान था, जहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी होती थीं। वहाँ इस वक्त चारपाइयाँ तो मौजूद थीं, लेकिन सब की सब बिछी हुई नहीं थीं। उनको बारिश की वजह से सीधा खड़ा कर दिया गया था। वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। किसी भी चारपाई पे कोई बशर मौजूद नहीं था। मुझे भी सोचना चाहिए था, इस बारिश में कैसे कोई इस चारपाई पे लेट सकता है, वो भी सर्दियों की बारिश में। सब चारपाइयाँ जो बेइंतहा थी वो दीवार के साथ खड़ी कर दी गई थी। बारिश से खड़ा कर दिया गया था उन चारपाइयों को, बारिश से बचने के लिए। मैंने इधर उधर हर उस जगह पर देख लिया जहां कहीं मुझे उम्मीद थी कि वहां वो लड़की, वो महजबीन, वो हूर परी, परिस्तान से आई हुई परी मुझे नजर आ जाए। वहां पे कोई तो बशर ही नहीं था, मजावर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। दिल ने अपने आप को बुरा कहना शुरू कर दिया। काश बेहतर होता कि मैं कल उसको दिल की बात कह ही देता। उदास और दुखी दिल के साथ मैं मुड़ने ही लगा था कि दिल में ख्याल आया, क्यों ना, आया तो वैसे ही हूं, मैं भी फातिहा खानी करता जाऊं अंदर जाकर। तो यूं मैं वो जो 2-3 सीढ़ियां थीं वो ऊपर चढ़ा। एक छोटी सी राहदारी थी, उस राहदारी से गुजरता हुआ उस सामने कब्र तक पहुंच गया, जहां दिए जल रहे थे। हर वक्त वहां पे दिए जलते रहते थे। बिजली आती थी तो कुमकुमे जलते थे, बल्ब जलते थे, लेकिन इस वक्त दिए जल रहे थे। बिजली गई हुई थी, लेकिन इतने दिए थे कि पूरा वो दरबार अंदर से रोशन था। मैं गया, खड़े होकर मैंने कब्र के ऊपर फातिहा खानी की, उस नेक बुजुर्ग के लिए दुआए मगफरत की। फातिहा खानी करने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ जैसे ही ऐसे मुंह के ऊपर फेरे,
दुआ ख़त्म करने के बाद जब हाथों को इस तरह मुंह पे फेरा जाता है, मैंने ऐसे जैसे ही मुंह पे हाथों को फेरा तो मेरे मुंह के ऊपर मुझे कुछ चीज़ टकराती हुई महसूस हुई। मैं समझ नहीं सका ये क्या है, लेकिन ऐसे लगा जैसे कोई बाल होते हैं। मैंने ऐसे मुंह से हटाए तो वो वाकई बाल ही थे। तो ये बाल कहाँ से आए? जैसे ही मैंने ऐसे बालों की तरफ देखा तो खुद ब खुद मेरी गर्दन ऊपर की तरफ चली गई, और जो ऊपर मंजर था वो बहुत ही खौफनाक भयानक मंजर था। ये बाल उस लड़की के थे जो उस गोल बनी हुई छत थी, उस गुंबद की, उसके ऊपर उल्टी चिपकी हुई थी। उसके पांव ऊपर छत को ऐसे टच हुए हुए थे और हाथ भी उसने छत को इस तरह टच किए हुए थे जिससे वो चिपक गई थी। जैसे जमीन पे हम हों, पांव तो जमीन पे होते हैं, हाथ भी हम ऐसे जमीन पे रखते हैं, तो इसी अंदाज में वो उल्टी चिपकी हुई थी। उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे, जो मैंने उसको खड़े हुए देखा था, बाहर तो उसने गुत्त बनाई हुई थी, पोनी बनाई हुई थी, बाल बांधे हुए थे, लेकिन इस वक्त बाल इतने बड़े थे कि वो इतना ऊंचा गुंबद था गोल सा, उसके ऊपर वो उल्टी लटकी हुई थी, लेकिन उसके बाल वहां से लटकते हुए मैं जहां पे खड़ा था मेरे माथे तक आ रहे थे। मैं इसको भी समझता कि आंखों का धोखा है, मैं इसको भी समझता कोई डरा रहा है, मैं इसको भी समझता कोई वहम है, लेकिन इससे भी खौफनाक मंजर जो था वो ये था, उसका जो जिस्म था, उसके हाथ और पांव जो ऊपर चिपके हुए थे, लेकिन उसकी गर्दन टोटली मुड़ी हुई थी। जिस अंदाज में वो चिपकी हुई थी, उसकी गर्दन भी, उसका मुंह भी ऊपर छत की तरफ होना चाहिए। जब इंसान इस तरह छत को चिपका हुआ हो, हाथ भी और पांव भी उसके छत को चिपके हुए हों, तो उसका मुंह भी छत की तरफ होगा, लेकिन उसने अपनी गर्दन इतनी मोड़ी हुई थी कि वो नीचे की तरफ मुझे देख रही थी। यानी अगर किसी की गर्दन को तोड़ दिया जाए या इतना मरोड़ दिया जाता है जिस अंदाज में मैं बैठा हूं, इस गर्दन को पूरा मोड़ के पीछे की तरफ मैं ले जाऊं, तो इस अंदाज में गर्दन मुड़ी हुई थी। कमर मेरी तरफ थी, मुंह छत की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उसका मुंह भी मेरी तरफ था। उसने अपनी गर्दन को पूरा घुमा लिया था, लेकिन आंखें जो अफसुर्दा आंखें थीं, वो आंखें, जिन आंखों को मैंने देखा था उदासी थी, वो आंखें लाल सुर्ख आंखें थीं। हाँ, ये वही लड़की थी, ये वही कपड़े थे, ये वही हसीनो जमील चेहरा था, अभी भी वही चेहरा था, अभी भी वही हुस्न था, सिवाय इसके आंखें लाल सुर्ख थीं, सिवाय इसके गर्दन इतनी घुमा दी गई थी कि जो नामुमकिन है गर्दन यहीं से इतना घुमा देना। तोड़ भी दे, इंसान की गर्दन को तोड़ भी दिया जाए तो तब भी इतनी गर्दन नहीं घूम सकती। वजूद ऊपर की तरफ था और गर्दन नीचे, मुंह नीचे की तरफ था, और आंखें लाल सुर्ख थी, और बाल इतने लंबे जिंदगी में किसी के हो ही नहीं सकते कि इतने ऊंचे गुंबद से लहराते हुए मेरे माथे तक आ रहे थे। मैं उसी लम्हे समझ गया, चेहरे पे अभी भी हुस्न था, अभी भी चेहरे में कोई बदलाव नहीं था, वही हुस्न था, लेकिन भयानक इतना हो गया था सिर्फ और सिर्फ आंखों की वजह से। आंखें लाल सुर्ख इतनी थी, और भयानक इस वजह से हो गया था, अगर वो इंसान थी तो उसने अपनी गर्दन, अपना चेहरा इस तरह घुमाया हुआ कैसे था और ऊपर चिपकी हुई कैसे थी। मैं उसी लम्हे, चंद सेकंड लगे ये मुझे सारी सूरत हाल समझने में। वो हसीनो जमील परिस्तान से आई हुई जो परी थी, असल में वो चुड़ैल थी, वो इंसान कतअन नहीं थी। कोई इंसान उस छत तक ही नहीं जा सकता, चिपकना तो दूर की बात, ऊपर से पूरी गर्दन को 360 घुमा देना, पूरा गर्दन को मोड़ लेना, मुंह को नीचे की तरफ मोड़ के ले आना, और बाल इतने लंबे और आंखें लाल सुर्ख। रब ने मेरी जिंदगी रखी थी कि मैं बेहोश होके गिरा नहीं। हाँ, मेरे मुंह से ज़ारों कतार चीखें निकलना शुरू हो गई। मैंने उसको ऊपर देखा, चंद सेकंड में मुझे लगे उसको समझने में, कौन है ये जो ऊपर चिपकी है। तो तभी आंखों ने, दिमाग ने, दिल ने कहा वही हसीना है, लेकिन इस वक्त ये इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है, भूतनी है, जो ऊपर रात के इस पहर बाहर तेज बारिश, चमकती बिजली, गरजते बादलों में, जहां हर तरफ अंधेरा फैला है, ये दरबार के अंदर ऊपर चिपकी हुई है, छिपकली की तरह।
बस उसको देखना था कि मेरे मुंह से चीख निकली और चीखें निकलती ही गईं। मैं चीखें मारते मारते कैसे भागा, जूते तो मैंने नहीं पहने, नंगे पाँव था। किस तरह मैं अपने घर पहुंचा मुझे नहीं पता। हाँ, ये याद है कि एक चीख निकली थी मेरे मुंह से जिस वक्त मैंने उसको देखा था। उसके बाद मैं कैसे भागा, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे याद तब आया जब 3-4 दिन के बाद मैं नॉर्मल हुआ, मेरा बुखार उतरा। बुखार की हालत में भी मैं क्या बोलता रहा, क्या कहता रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं चौथे दिन ठीक हुआ तब घर वालों से पूछा मुझे क्या हुआ था, मैं कहाँ था, मुझे याद आया वो सारा मंजर। तो घर वालों ने कहा बस तुम चीखें मारते मारते घर पहुंचे और आते ही बेहोश हो गए हो। बड़ी मुश्किलों से तुम्हें होश में लाया गया है, लेकिन उसके बाद तुम्हें इतना तेज बुखार हुआ है कि तुम बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि वो ऊपर चिपकी हुई है, वो ऊपर छिपकली है, वो ऊपर चिपकी हुई है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, वो चुड़ैल है, मुझे मार डालेगी। तुम बहुत अजीब सा बुड़बुड़ा रहे थे, अजीब से बातें कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? कौन तुम्हें मार देगी, कौन चुड़ैल है, कौन भूतनी है, कहाँ चिपकी है, क्या है? तुम ऐसी अजीब सी बातें करते रहे, हमें कुछ समझ ना आया और तुम बेहोश हो जाते थे। फिर कुछ देर के बाद जागते थे और तुम्हें पट्टियाँ करते रहे, बड़ी मुश्किलों से तुम नॉर्मल हुआ। तब मैंने अपने घर वालों को वो सारी बात बता दी। मेरे वाले साहब जो इन बातों को मानते नहीं थे, उस दिन वो बोले बेटा मैं इसलिए हमेशा मना करता था, राज की बातें होती हैं जब आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। राज जब तक राज रहता है कुछ नहीं होता, लेकिन जब राज बाहर निकल आए तो फिर बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आज यही कहूँगा, इन चीज़ों में ना पड़ना। मैं हमेशा पहले भी जो कहता था ये क्या है, बस अल्लाह है ना, डायरेक्ट जो शहरग से भी करीब है, जो तुम्हारी शहरग से भी करीब है, उसी से मांगो। अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, नेक हस्तियां हैं, जाएं आप फातिहा पढ़ के आ जाएं, बस इससे ज़्यादा क्या। मन्नत माननी है या कुछ मांगना ही है, वही मन्नत अपने अल्लाह से मांगो, कब्र के अंदर लेटे हुए किसी बशर से नहीं। इसलिए आज के बाद इस तरफ तवज्जो मत देना। और फिर ऐसा ही हुआ, बाकी ज़िंदगी भी मैं उसी रास्ते से गुजर के गया। फौरी तो कॉलेज नहीं गया, ठीक होने के बाद भी मैं बेड रेस्ट पे रहा, लेकिन बाकी रास्ते भी मैं उसी कॉलेज से गया। जितना अरसा मैं कॉलेज पढ़ता रहा उसी रास्ते से ही गुजर के गया। फ़र्क ये था उस सिमत भूल के भी नहीं देखता था, गलती से भी उधर निगाह पड़ जाती थी तो अपनी आंखें मोड़ लेता था कि अहद कर चुका था, जो वालिद ने कहा था मुझे इन मामलात में नहीं पड़ना। मैं दूर होके गुजरता था और कोई रास्ता था नहीं जहाँ से मैं जा सकूँ। पैदल मैंने जाना होता था तो मैं हमेशा वहीं से गुजरा, लेकिन तेज़ी से भागता था जब दरबार आता था कि मैंने फिर किसी नए वाक़ये को नहीं देखना, कुछ मुझे नहीं सुनना। मैं कॉलेज पढ़ गया, ज़िंदगी गुजरती रही, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई मामला ना हुआ। शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें कहानियाँ सुनते हुए, ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हुए देखा तो हैरान हुआ। तुमसे पूछा क्या सुनते हो, तो तुमने बताया स्टोरी है। मैंने भी उस बंदे की स्टोरियाँ सुनाई, वो सुनाता मज़र में, लेकिन अच्छे अंदाज़ में है, उसका अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। मुझे भी बड़ी पसंद आई कहानी, बड़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपनी कहानी शेयर कर दूँ। तुम उसको अपनी कहानी भेजो, मेरी कहानी भी भेजो, ताकि वो कहानी शेयर करें। तो जी, आपकी कहानी मैंने प्रोग्राम में शेयर कर दी है। आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बाकी तमाम लोग भी फ़ीडबैक दीजिएगा, कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं हर कमेंट्स को व्हाट्सएप पे भी पढ़ता हूँ और प्रोग्राम के नीचे भी पढ़ता हूँ। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मुझे आप वॉइस मैसेज लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए STORY, स्टोरी। उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं या इंग्लिश में स्टोरी लिख दें, या फिर एक और लफ्ज़ OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS भी लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ। जब मोबाइल खोलता हूँ OCS लिखा हो या उर्दू या इंग्लिश में स्टोरी लिखा हो तो मैं समझ जाता हूँ किसने कहानी भेजी है। मैं उसको नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। जब उस कहानी का नंबर आता है तो उसको प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। अगर आप OCS या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का +92, या फिर लिखें 00923136655500। मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500।
00। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।